हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके उपयोग। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है समझो बेटा। ये अपवर्तन का ही भाग है, लेकिन इसको हम परावर्तन बोलते हैं। कारण समझे पहले। देखो, ये हमारे पास एक दो माध्यम है। ये माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम जैसे हवा हो गया, और ये प्रकाशिक सघन माध्यम। हमने प्रकाश को इस सघन माध्यम से विरल माध्यम पे आपतित किया, तो ये प्रकाश क्या है, अविलंब से दूर जाएगा। कहां से कहां गया है, विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मालूम है अविलंब से दूर जाता है। नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, इस आपतन कोण को बढ़ा दिया। देखो आप लोग, आपतन कोण का मान बढ़ाया। जैसे हम आई का मान बढ़ाएंगे तो हमें मालूम है आर भी बढ़ता है स्नेल्स के नियम से, तो ये बढ़ के मान लेते हैं ये कुछ इधर हो गया, ये आर बढ़ गया। अब हम आई का मान और बढ़ा रहे हैं, आपतित किरण का मान और बढ़ाएंगे, तो क्या देखेंगे हम लोग, अगर हम आई का मान बढ़ा दें तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब परावर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री। अर्थात अब सॉरी, परावर्तित नहीं, अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए। अर्थात ये जो किरण है, अपवर्तित किरण है, वो तल के अलोंग चलना शुरू कर दे। इस कोण को याद रखना हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण वह कोण है, ध्यान देना, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और परावर्तित कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री। उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण बोलते हैं। ठीक है जी। अगर हम एक कम और करें, क्या, अगर कोण का मान और बढ़ा दें, इस कोण का मान और बढ़ा दें, अब क्या होगा, ये किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यहां पर आपतन कोण का मान क्या है, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया हमने, तो किरण क्या है, वापस उसी माध्यम में लौट आई। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन क्यों हुआ, क्योंकि ये किरण वापस जिस माध्यम में आई, जिस माध्यम से थी उसी माध्यम में वापस आ गई। ये परावर्तन की घटना है। क्लियर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये अपवर्तन ही, लेकिन वापस उसी माध्यम में आने के कारण इस घटना का नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक बात, जब परावर्तन है तो याद रखना, जितना कोण ये होगा उतना ही ये कोण होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों कोण समान होंगे। ठीक है। अब जब हमने परावर्तन किया और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक और डिफरेंस है, क्या, जब परावर्तन में जब किरण परावर्तित होकर जब वापस उसी माध्यम में आती थी, तो परावर्तित किरण की तीव्रता या ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है तो ये कमी नामात्र होती है, बहुत कम हानि होती है। इसलिए इसमें जो सिग्नल्स मिलेंगे, इसमें जो परावर्तित किरण मिलेगी, इस घटना में ज्यादा अच्छी मिलेगी। क्लियर हो गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो हाँ, एक बात और सुने, हमसे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो कंडीशंस बताएं, तो आपको दो कंडीशन मालूम होनी चाहिए। पहली कंडीशन, जो आपतन प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन से विरल में होगा तो ही हो पाएगा। और सेकंड, आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो इसकी शर्तें हैं। कौन कौन सी, पहली, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए, और दूसरा, आपतन कोण का मान इस माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है जी। अब आप देखिए, यहां पे एक सूत्र निकालते हैं। हमें मालूम है स्नेल्स के नियम से साइन आई बटे साइन आर किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था, जहां जिस माध्यम में बाद में जा रही है उस माध्यम का आवर्तनांक। मैं मान लेता हूं कि ये माध्यम हमारा पानी है, वाटर, और ये कौन सा है, हवा, ए। तो इस नियम से किसका आवर्तनांक होगा, ए, हवा में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पानी के सापेक्ष। पानी के सापेक्ष हवा का आवर्तनांक, हवा है या वैक्यूम लगभग एक होता है, आपको मैंने बताया हुआ है, एक ही चीज है। ठीक है। अब यहां देखिए, यदि R का मान 90 है तो I का मान कितना था, IC, या I बराबर IC है तो R बराबर 90 है, ऐसा ही है। तो मान पुट करो, ये बन गया साइन IC बटे
साइन 90 बराबर म्यू ए डब्ल्यू। साइन 90 1 बराबर, अब यहां देखो ये क्या, म्यू ए डब्ल्यू किसका आवर्तनांक? हवा का आवर्तनांक। किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष, जल के सापेक्ष। लेकिन हमें मालूम है हवा और वैक्यूम निर्वात एक जैसी चीज है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हमने एक बात की, हम जानते हैं कि बराबर होते हैं, ये हमने बात की हुई है। म्यू 1 2 किसके बराबर होगा? म्यू 2 1 के बराबर होगा, ये हमें मालूम है। क्या कंसेप्ट है आपको ये बताया हुआ है, 1 2 गुना 2 1 बराबर 1। आप इनको पढ़ सकते हो, तो ये 1 के बराबर होगा। तो मैं ए डब्ल्यू को डब्ल्यू ए लिख सकता हूं। और आपको मैंने बताया है हवा, अब ये क्या बन गया? जल का आवर्तनांक वायु के सापेक्ष। और आपको बताया है वायु या निर्वात के सापेक्ष आवर्तनांक को हम निरपेक्ष आवर्तनांक भी बोलते हैं। तो क्या मैं इसको 1/μw बोल सकता हूं? 1/μw, क्योंकि वायु या निर्वात के सापेक्ष जो भी आवर्तनांक है उसे निरपेक्ष आवर्तनांक बोलते हैं। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या बन गया? साइन IC बटे 1/μ। म्यू क्या है? उस सघन माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक है जिसके सापेक्ष जिसके प्रकाश गमन कर रहा है। तो ये हमारा इसका सूत्र है, साइन IC बराबर 1/μ। क्लियर हो गया? हाँ, अगर ये माध्यम निर्वात या हवा ना होता तो क्या फॉर्मूला होता? तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में फॉर्मूला बनेगा हमारा साइन IC, मैं इसको बोल रहा हूं म्यू सघन माध्यम, और ये बनेगा विरल माध्यम। तो ये हमें सूत्र मालूम होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इतना इनफ है। अब बात करते हैं कि सर आवर्तनांक, ये पूर्ण आंतरिक घटना कब होगी? जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो। अब अधिक कब होगा? क्योंकि IC म्यू के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात इस माध्यम का निरपेक्ष आवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, याद रखना, जितना ज्यादा होगा उतना IC कम हो जाएगा, क्रांति कोण कम हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात समझें, हम ये चाहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बड़ी आसानी से हो जाए। जब आसानी से होने के लिए क्रांति कोण का मान कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? जितना क्रांति कोण का मान कम होगा उतना आसानी से यह घटना घटित हो जाएगी। जितना क्रांति कोण का मान कम होगा उतना आसानी से, क्योंकि क्रांति कोण जितना छोटा होगा थोड़ा सा अधिक कोण डालेंगे, माध्यम वापस आ जाएगी तरंग। एक दो देखो, एक माध्यम है जिसका क्रांति कोण है IC है 40 डिग्री, और एक माध्यम है जिसका IC है 20 डिग्री। अर्थात यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान 40 से ज्यादा होना चाहिए, और यहां पर 20 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसका मतलब है जब हमें यहां प्रकाश डालना पड़ेगा तो उसकी एंगल ज्यादा रखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। यहां पर तो एंगल 20 से कुछ भी ज्यादा हुआ, 21 हुआ, 25 हुआ, 40 हुआ तो भी हो जाएगा, और यहां पे तो 40 से ऊपर होना चाहिए। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम चाहते हैं कि आसानी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, तो उस पदार्थ के लिए उन दोनों माध्यम का जो आवर्तनांक है वो क्या हो? ज्यादा हो, क्योंकि म्यू IC के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। म्यू जितना ज्यादा होगा, ध्यान दें, IC क्या होगा? उतना ही कम। म्यू ज्यादा, IC क्या होगा? उतना ही कम होगा। और एक बात और भी मालूम है हमें, म्यू किसके व्युत्क्रमानुपाती है? लैम्डा के। अगर हमें यह बोल दे कि लाल रंग और बैंगनी रंग में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें आसानी से होगा, तो हमने एक फॉर्मूला किया हुआ है, म्यू बराबर A + B बटा लैम्डा स्क्वायर। यहां म्यू लैम्डा स्क्वायर या लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य बैंगनी से ज्यादा होती है, इसलिए क्यों उल्टा है, तो बैंगनी रंग की आवर्तनांक क्या होगा? लाल से ज्यादा। जिसका आवर्तनांक ज्यादा उसका जो क्रांतिक कोण है वो कम होगा। इसका मतलब लाल रंग का क्रांतिक कोण क्या होगा? बैंगनी से ज्यादा होगा, बैंगनी से ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि कम कोण पर बैंगनी रंग
में पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना शो हो सकती है लाल की तुलना में। तो ये हमें मालूम होने चाहिए। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आईसी है वो कहीं ना कहीं सघन माइनस विरल के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती है। जितना इन दोनों माध्यम में आवर्तनांक का अंतर ज्यादा होगा, निरपेक्ष आवर्तनांक का अंतर ज्यादा होगा, उतना आईसी का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि प्रकाश, दो शर्तें पता होनी चाहिए। प्रकाशिक सघन से प्रकाशिक विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। थर्ड चीज, हमें यह सूत्र पता होना चाहिए कि साइन आईसी बराबर 1/μ, ये मालूम होना चाहिए। ये कब आया है, जब आई बराबर आईसी होगा तो आर 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमें सब मालूम होना चाहिए। क्लियर। फिर हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस माध्यम का आवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण क्या होगा, कम होगा। ये बेसिक चीजें हम लोगों को सब नॉलेज में होनी चाहिए। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित कुछ हम उपयोग की बात कर रहे हैं। एक उपयोग आपने सुना होगा मरीचिका। पहला उपयोग क्या है, मरीचिका। अब वो मरीचिका क्या चीज है, आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली गर्मियों के टाइम में हम देखते हैं कि सड़कों पर हमें पानी सा फील होता है। सड़कों में पानी फील होता है, ऐसा लगता है कि सामने पानी है सड़क के ऊपर। वो इसी पर आधारित कंसेप्ट है। आप लोग देखें कैसे काम करता है वो। हम यहां पर समझाने के लिए ये लेते हैं कि ये कोई पेड़ है और ये गर्मियों के दिन है। अब होता क्या है, जब गर्मियों के दिन में सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। पृथ्वी की सतह गर्म होगी तो वहां की वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठेगी। ऊपर उठी, इसका मतलब यहां पर वायु, यहां ये विरल माध्यम है, जितना ऊपर जाते जाएंगे ऊपर वाली वायु का घनत्व बढ़ता जाएगा। ऊपर वाली वायु का घनत्व बढ़ता जाएगा, ध्यान दें। तो ऊपर वाले की तुलना में ऊपर वाला सघन माध्यम हो गया, नीचे वाला विरल माध्यम हुआ। अब हुआ क्या, अब ये प्रकाश, ध्यान दें, मैं पेड़ का एग्जांपल दे रहा हूं। प्रकाश यहां से नीचे आया, ध्यान दें, किस माध्यम में जा रहा है, ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। देखो यहां पर ज्यादा गर्म तो यहां की वायु और हल्की, उसके ऊपर वाली कुछ कम गर्म, उसकी तुलना में भारी। तो इसका मतलब ऊपर जाने पर माध्यम सघन हो रहा है। ठीक है। अब प्रकाश की किरणें यहां से आई, अब माध्यम क्या, सघन से विरल। सघन से विरल में गई तो हुआ क्या, अविलंब से ये दूर मुड़ती जाएंगी, मुड़ती जाएंगी, मुड़ती जाएंगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहां पर इस माध्यम का जो क्रांतिक कोण है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा। जैसे ये स्थिति आएगी, ये किरण वापस यहां मुड़ जाएगी। और हम लोग यहां से कहीं से इसको देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, हमारी आइज की टेंडेंसी क्या है, हमें किरणें सीधी आती दिखती हैं। हमें लग रहा है ये किरण सीधे आ रही है और ये हमारे लिए ये पेड़ क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि सर हमें तो पानी दिखता है, ये पेड़ तो हरे रंग का है, हरा दिखना चाहिए। एक्चुअली ये सारा का सारा फिनोमेना कहां से हो रहा है, आकाश की किरणें आ रही हैं। हम इसको समझाने के लिए ऐसे पेड़ ले लिया, तो जो आकाश की जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें पानी की तरह फील होता है। इस घटना को मरीचिका कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये इसी पर आधारित है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और आपके सिलेबस में एक पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बने हुए हैं, वो भी समझें। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की बात की हुई है, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए आप लोग कितना है वो समझें। हमारे पास कुछ ये प्रिज्म है, ध्यान दें बेटा। ये मैंने एक समकोण प्रिज्म लिया हुआ है, समकोण प्रिज्म। यहां पर कोई वस्तु को हमने रखा, मान लेते हैं ए बी। यहां से किरणें जाएंगी, आपको ये मालूम है ये माध्यम कौन सा है, विरल। ये कौन सा है, सघन, कांच सघन हो गया। ये किरणें गई, क्या ये मुड़ेंगी, नहीं मुड़ेंगी। कल हमने कंडीशन की थी, जब किरणें तल के लंबवत आती हैं तो उसमें कोई मुड़ना नहीं होती, मुड़ती नहीं है, तो ये किरणें सीधी यहां गई। ठीक है बेटा, ठीक। अब बात करते हैं, अब ये किरणें यहां गई,
यहां पर कांच है, बाहर वायु है, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। अगर मैं लंब से कोण बनाऊं तो ये कोण कितना बनेगा बेटा? 45 डिग्री। कितना बनेगा? 45 डिग्री। ठीक है, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो कंडीशन, कहां से जानी चाहिए प्रकाश? सघन से विरल, तो सघन से विरल जा रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये कोण कितना है? 45। और आपको पता होना चाहिए कांच के लिए जो क्रांतिक कोण है, किसके लिए? कांच के लिए, वो लगभग 42 डिग्री है। कितना है? 42 डिग्री। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, आपतन कोण 42 से ज्यादा हो गया। तो क्या है? सेम कोण बनाते हुए किरण आएगी यहां पे, ये भी आएगी ऐसे। अब देखो ये वाला सिरा तो यहां आ गया, इसको मैं ए डैश बोल रहा हूं, और ये वाला सिरा इधर आ गया, ये क्या हो गया? बी डैश। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। ये इसी पर आधारित चित्र है। इसमें प्रतिबिंब 90 डिग्री घूम गया है, ध्यान दें। क्लियर? एक डायग्राम और देखें आप लोग। ऐसा भी हो सकता है, कैसे? एक ये ले लिया हमने, यहां पर एक वस्तु रखी ए बी, ये कोण यहां गई, दूसरी किरण यहां गई, आपने तीर जरूर दिखाने हैं, वो सेम फिनोमिना। ये किरण यहां मुड़ेगी 90 डिग्री पे, ये यहां मुड़ेगी, ये इधर आ गई, ये घूम के इधर आई, ये से फिर वही सेम बेटा, सब कुछ सेम चल रहा है। ये यहाँ आ गई, इसको डबल एरो भी दिखा सकते हो आप लोग। और ये किरण ऐसे आ गई। अब देखो नीचे वाला सिरा ऊपर आ गया, तो हम ये बोलेंगे, ये सॉरी उल्टा हो गया, ये ए डैश, ये बी डैश। तो ये पलट गया प्रतिबिंब, 180 डिग्री का कोण बना गया। ठीक है, और देखो और क्या हो सकता है? एक ऐसा प्रतिबिंब भी होता है, ये भी एक प्रिज्म है, यहां पर एक वस्तु रखी हुई है ए बी, ये किरणें गई, अब वही सेम कंसेप्ट। अब प्रकाश कहां से कहां जा रहा है बेटा? विरल से सघन जा रहा है। क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? नहीं होगा, इसमें सिंपल परावर्तन होगा। सिंपल परावर्तन, अब इसका लंब बनाओ आप लोग। विरल से सघन जा रही है, जानी कहां थी? यहां पर। कहां मुड़ेगी? अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ। ये यहां मुड़ गई बेटा, ये भी अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अब क्या हुआ? अब यहां पे क्या फिनोमिना हुआ? सघन से विरल, सघन से विरल। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये किरण यहां जाएगी, ये किरण यहां जाएगी। अब क्या हो रहा है? सघन से विरल। क्या? अब देखो यहां पर जो कोण 90 डिग्री बनेगा? नहीं बनेगा। यहां पे जो कोण है देखो, ये कोण 45 डिग्री का था, क्या यहां पर ये आपतन कोण 45 डिग्री बनेगा? ये तो ऑलमोस्ट उसी दिशा में आ रही है, तो ये क्या है? इधर मुड़ेगी। ध्यान दें। अब देखो ये सिरा डबल वाला ले रहे हैं, ये ऊपर था तो ये भी नीचे झुक गई, तो हमारा जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसा बनेगा। तो ये प्रिज्म से हमने क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखी। क्लियर? एक एप्लीकेशन और देख लें बेटा। एक है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने सुना होगा, आजकल जियो फाइबर ट्रेंड में है, हमारे यहां पे चल रही है, तो वही फाइबर है ये। जियो फाइबर, जियो का ब्रांड का नाम है, फाइबर तो वही है। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल आप ये माने तार जितनी पतली होती है, और इसमें सिग्नल जाते हैं। किस सिद्धांत पे जाते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जाते हैं। ध्यान देना। और मैंने बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो सिग्नल्स हैं उसका लॉस नहीं होता, इससे पिक्चर क्वालिटी या जो भी हमारे सिग्नल्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी रहती है। अब इसमें देखें बेटा क्या चीज है। इसका बेसिकली दो पार्ट हैं, समझें आप लोग। किसका? फाइबर का। और बेटा बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। इसमें दो चीजें हैं बेटा। एक अंदर वाला पोर्शन है, इसे हम कोर बोलते हैं, एक बाहर है, इसे आवरण बोलते हैं। ये कोर और क्लैडिंग बोलते हैं, कोर और आवरण बोल देते हैं बेटा। अंदर वाला कोर है, ये आवरण है। अब देखें इसमें कंसेप्ट क्या है। क्या किया जाता है? इस अंदर वाले का जो आवर्तनांक है बाहर वाले ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है कि अंदर वाले कोर का आवर्तनांक आवरण के आवर्तनांक से
ज्यादा हो। जिसका आवर्तनांक ज्यादा, इसका मतलब वो सघन माध्यम है। यहां का आवर्तनांक अंदर ज्यादा, इसका आवर्तनांक कम। मान लो मैं इसको μ1 बोल रहा हूं, ये μ2 है, तो μ1 क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है भाई। अब हम इस तरह सिग्नल भेजते हैं, हम इस पाइप में, ध्यान देना, इसमें इस तरह सिग्नल भेजते हैं कि आपतन कोण का मान इस पदार्थ के क्रांति कोण से अधिक हो। आपतन कोण का मान यहां के क्रांति कोण से अधिक हो तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक, दोनों स्थिति हो गई। सघन से विघन, ये सघन माध्यम है, ये विरल है। आंतरिक कोण का मान, अपने कोण का मान IC से ज्यादा रख दिया तो ये क्या, किरण वापिस जाएगी। इस तरह ये कंटिन्यू बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके सिग्नल्स आगे जाते हैं। तो ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु बोल देते हैं हिंदी में। तो ये इनके उपयोग हैं, किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे बेटा। ओके, थैंक यू।